Hello friends, in this session we are going to discuss about general science and technology for prelims examination. Let's say that when we talk about importance of general science, then this is one of the most important part of the prelims examination. यानी कि समान विज्ञान और उससे जुड़ी हुई तकनीक प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रत्येक साल आप कम से कम 15 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन इस एरिया से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इस एरिया को अच्छे से तैयार किया तो ना सिर्फ वो 15 क्वेश्चन आप कर पाएंगे बल्कि कई अन्य क्षेत्रों में आप इससे प्राप्त अनुभव और ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। तो यह एरिया एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी के साथ मिलकर उन्हें कॉम्प्लीमेंट भी करता है तथा आप इससे कुछ उस एरिया के भी क्वेश्चन बनाने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इससे 15 प्लस क्वेश्चन आप हर साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम 2014 की बात करें तो इस एरिया से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। We'll talk about the approach required for general science and technology. I mean, if we talk about the question and the area that they ask question from, then there are three basic areas from where they ask the question. First, the core scientific principle and concepts. So there are some core scientific principle and concept from where the question are asked. The second area is applied science and technology. यानी कि विज्ञान के अलावा, समान विज्ञान के अलावा अप्लाइड साइंस और टेक्नोलॉजी यानी तकनीक के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और पिछले 4 साल के क्वेश्चन का एनालिसिस करें तो आप इन सभी चीज़ों को वहाँ पे देख सकते हैं। आप पुराने किसी भी क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे वेबसाइट www.jagranjosh.com पे जा सकते हैं। वहाँ पे सारी क्वेश्चन एनालाइज तरीके से दी हुई हैं। तीसरा एरिया जो एवरीडे साइंस के नाम से जाना जाता है, जिसमें आप रोजमर्रा के जीवन में विज्ञान या उनके पहलुओं को देखते हैं, अपने आसपास की चीजों के विज्ञान को समझते हैं, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही अप्रोच ये होगा कि आप जब तैयारी करें तो आपका फोकस बेसिक साइंस और उससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट पे हो। तो सबसे पहले बेसिक साइंस के प्रिंसिपल्स, उसके नियम कानून तथा उससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट्स को आप समझें। फिर अगले चरण में आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। जैसे कि अगर आप नैनो तकनीक की बात करते हैं तो नैनो तकनीक से संबंधित जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, नैनो तकनीक क्या है, नैनो पैमाना क्या है, व्हाट इज ग्राफीन, व्हाट इज फुलरिन, व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन, हाउ नैनो टेक्नोलॉजी विल कंट्रीब्यूट इन हेल्थ, व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर, इन सभी चीज़ों की बात आप कर सकते हैं। और तीसरी बात कि आप करंट साइंटिफिक डेवलपमेंट यानी कि पूरे दुनिया और भारत में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में जो भी नई बात हो रही हैं, उन सभी चीज़ों को आपको देखना होगा, उसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन सभी के माध्यम से कवर करना होगा। इस करंट साइंटिफिक डेवलपमेंट से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट jagranjosh.com पर भी जा सकते हैं, जहां पे इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन एक साथ इकट्ठा करके प्रदर्शित की जाती है। इंपॉर्टेंट एरियाज टू स्टडी यानी कि कौन कौन से एरिया हैं जिसे हमें पढ़ना होगा, जिसे हमें समझना होगा। इस संदर्भ में दो बातें की जा सकती हैं। द फर्स्ट, व्हाट यूपीएससी सेज, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस, एंड देन विल restructure this syllabus according to the light of the questions coming in the last 4-5 years, right? So UPSC syllabus describe the entire thing into 2 words only, that is general science. So there is only 2 words written, general science for the entire general science and technology issue, but we can reconstruct it or restructure it according to the question which has been asked into the past years. आप इसे पूरी तरीके से एक नए फॉर्मेट में देख सकते हैं, जिसका आधार ये होगा कि पिछले साल क्वेश्चन कहां कहां और किन किन एरिया से पूछे गए हैं। जैसे कि कुछ चैप्टर्स के नाम हैं सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी।
तो सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी एक एरिया है जो इसी जनरल साइंस के बायोलॉजी ब्रांच से निकलता है और वहां पे हमें फोकस करना होगा। सेकेंड एरिया कुड बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेंस एंड ह्यूमन हेल्थ, यानी कि सूक्ष्म जीव, कीटाणु, विषाणु और मानव स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं उनको देखना होगा। तीसरा एरिया है प्लांट बायोलॉजी का, इसमें प्लांट क्लासिफिकेशन की बात कर सकते हैं, बट वी विल बी प्रोवाइडिंग स्पेशल एम्फेसिस ऑन प्लांट फिजियोलॉजी कि प्लांट काम कैसे करता है। अगर आप पिछले दिनों के क्वेश्चन को देखें तो प्लांट फिजियोलॉजी से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, जाइलम फ्लोएम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन सभी को कवर करने के लिए इसकी आवश्यकता होगी। दूसरा एरिया है एनिमल बायोलॉजी, जहां पे एनिमल क्लासिफिकेशन, टिश्यू स्ट्रक्चर और स्पेशल एम्फेसिस ऑन एनिमल फिजियोलॉजी, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन एटसेट्रा। इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ if we move away from biology, then there is physics and chemistry, but you should be very cautious in preparing physics and chemistry because dimension of physics and chemistry is huge, but we need to be selective over there. After biology, the second important area is physics, and you need to concentrate upon only few topics in physics. Let's say we'll talk about electromagnetic radiation, light, sound, heat, electricity, magnetism, Newton's law, gravitation, etc. So these are the areas which are related to our daily life, day-to-day life, and then you need to put a special emphasis on those. If we talk about chemistry, then in chemistry part you need to talk about everyday chemistry. Let's say fuel chemistry, food chemistry, polymers, and many such things. Apart from this biology, physics, and chemistry, there is one more thing that need to be included in general science, that is basic concept of technology. Although the technology portion has been included in main syllabus, but if you look into the question paper of last 4-5 years, you will find that UPSC constantly asks question from basic technological concepts. So let's say if we talk about space, energy, defense, nanotechnology, information and communication technology, then basic structure of all this technology should be there with you. It's a part of general science only. तो आप इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली पूरे सिलेबस को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं और ये रीस्ट्रक्चर सिलेबस हमारे jagranjosh.com वेबसाइट पे उपलब्ध है। आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहां इन चीजों को समझ सकते हैं और इनसे जुड़ी हुई क्वेश्चंस भी देख सकते हैं कि संभावित एमसीक्यूज या संभावित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां मिल सकती है। So, in the light of restructured syllabus, now we are going to discuss about the examples of questions they have asked. Right? I'll largely talk about the area from where they are asking question in the last 1 or 2 years. So, let's say there is one question they ask that chemical changes in matter, that which of the following is a chemical change, which of the following is a physical change. So, milk turning into curd, which kind of change it is. So, unless you have the basic concept of chemistry, physics and biology, you won't be able to solve this, because in a milk turning into curd, the lots of processes are going on, but largely it is a chemical process initiated by a biological agent. So, in this way the entire system or entire question pattern is also turning into multidisciplinary. It's not only that biology question, it's not only physics question, it's not only chemistry question. In the last year only, they asked one more question that was about photosynthesis. That photosynthesis is conversion of free energy into potential energy. So, photosynthesis is very much a biological phenomenon, but the option they are giving is it is coming from the physics part, like free energy converting into potential energy. So, biology and physics merge together, then you get a question. Similarly, they ask question from plant and animal classification system, like you have to recognize a particular animals from a particular group, that which of the following animal is odd among all these things. So, unless you have a basic concept of plant and animal classification, you won't be able to do this.
They ask question from public health and nutrition. They ask question from vitamins. They ask question from the different disease. They ask question related to the symptom. They ask question from the technological aspect also. Let's say biometric system. They have asked question related to biometric system, that which part of the body or which attribute of the body can be used in biometric system, retina, iris, voice. So these kind of questions have been asked. They also asked technology like space exploration. So what are the space exploration programs carried away by different countries? So different countries are carrying different space exploration program, and then they can ask and frame a question around it. They have asked question about transgenic crop, that is from biotechnology. They asked question about, let's say, plant physiology. In plant physiology, let's say ascent of sap, action of xylem and phloem. So these are the questions they are asking from these area. Now these questions are more or conceptual, but they sometimes have a little bit of fact also. So you need to be paying special attention onto the concept. But आप इसके साथ साथ फैक्ट या आंकड़ों को भी तरजीह दें, उसको भी ध्यान रखें, क्योंकि उसी के आधार पे आप कॉन्सेप्ट का निर्माण कर सकते हैं. सो सिलेबस तथा क्वेश्चन के बाद अब सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि हम इस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें. व्हाट शुड बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. तो इसकी शुरुआत हमेशा की तरह आपको बेसिक रीडिंग से करनी पड़ेगी, और बेसिक रीडिंग के लिए आप 6 से लेकर 10th क्लास तक की एनसीईआरटी किताब पढ़ें. ये किताबें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को मिलाकर होती हैं, और उसमें आपको इन सारी चीज़ों को कवर करना है. लेकिन जब भी आप इस किताब को पढ़ें, खासकर 9th और 10th एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ें, तो उसमें कुछ बातों का खास ख्याल रखें. पहली बात कि आप किसी भी न्यूमेरिकल या फॉर्मूला को याद करने या सॉल्व करने की कोशिश ना करें, क्योंकि नए फॉर्मेट में यूपीएससी अपने पेपर 1 या जनरल स्टडीज पेपर में न्यूमेरिकल या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं देगी, क्योंकि सीसेट में मेंटल एबिलिटी तथा रीजनिंग के टेस्टिंग का अलग से प्रावधान है. दूसरी बात कि जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ें तो वहां पे किसी भी केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग तथा केमिकल इक्वेशन को उसी रूप में, रासायनिक समीकरण के रूप में याद रखने की कोशिश भी ना करें, बिकॉज यूपीएससी विल नेवर आस्क यू दैट व्हाट इज CaCO3. दे विल आस्क यू व्हाट इज कैल्शियम कार्बोनेट. So calcium carbonate would be coming in words, not in a chemical symbol. So do not waste your time over there. Rather, you concentrate more upon the concepts lying over there and the daily life linkages with the concepts which is there in 9th and 10th NCERT book. In this way, you can reduce the burden of reading 9th and 10th NCERT book. Now, once you do the basic reading from 6th to 10th at least 2-3 times, then you can graduate over to 11th and 12th NCERT book. Now this is a tricky area because 11th and 12th is basically core science. There it might be very taxing on you, but then I'll tell you that entire 11th and 12th is not required over there. There are certain chapters. Let's say I'll tell you there are chapters in 12th class chemistry book that is called chemistry in everyday life. So that chemistry in everyday life must be done nicely without any chemical equation and chemical formula. So once you done the basic reading of NCERT 6th to 10th, you can go over to the advanced reading, and in advanced reading you have to go for the 11th and 12th science books. Now 11th and 12th science books are biology books, physics book and chemistry book. These are the pure science. So this is a tricky area to prepare because obviously you won't be going to the entire chapters. इसमें आपको कुछ एक चैप्टर पे ही कंसंट्रेट करना पड़ेगा. जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर आप 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक देखें तो वहां पे एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. आप उस चैप्टर को प्रिपेयर करें. हाँ, उस चैप्टर को प्रिपेयर करने के दौरान आपको उसमें से केमिकल इक्वेशन और सारे के सारे केमिकल सिंबल्स हटाने होंगे. आपको सिर्फ टेक्स्ट और कॉन्सेप्ट पर ही ध्यान देना है. उसी तरीके से अगर हम बायोलॉजी 12th क्लास की बात करें तो 12th क्लास बायोलॉजी के लास्ट के 4 चैप्टर जो बेसिकली इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के चैप्टर हैं वो तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे. साथ ही साथ उसके पहले के भी 4 चैप्टर, जैसे आप कहते हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर,
So biology in human welfare is another chapter where you have to concentrate upon, and then you can take some useful resources from there also. So these are the two steps of the preparation, but again I'll remind you that you stick to 6th to 10th NCERT book primarily for this study of general science part. Now there are lots of current updates which comes. So how to do the current updates? So for the current updates, you can rely upon a magazine called Science Reporter. So get the Science Reporter regularly. It's a monthly magazine. For English medium student, you can go for the Science Reporter. For Hindi medium student, आप इसी प्रकाशन की विज्ञान प्रगति नामक एक पत्रिका पे निर्भर कर सकते हैं, लेकिन आप साइंस रिपोर्टर भी पढ़ें, हिंदी मीडियम वाले भी साइंस रिपोर्टर पढ़ें, क्योंकि उसकी कवरेज ज़्यादा साइंटिफिक और काम की होती है। जनरल साइंस से निकल के, जैसे कि मैंने कहा कि जनरल साइंस के अलावा प्रीलिम्स में तकनीक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी को कवर कहाँ से किया जाए? अब ये एक समस्या है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अलग अलग क्षेत्रों से आती है। इस समस्या का समाधान दो तरीके से हो सकता है। पहला कि आप एक बढ़िया गाइड मार्केट से खरीद सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको गाइड ही उपलब्ध है। दूसरी बात कि आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कई रिसोर्सेस जागरण जोश.com पर भी प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर भी कई सामग्री उपलब्ध है। देयर आर लॉट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट ओवर देयर, यू कैन गेट होल्ड ऑफ दोज मटेरियल फ्रॉम जागरण जोश.com। एंड importantly, the breakthrough in technology and breakthrough in normal sciences which are related to the current and everything, that is also there onto the website jagranjosh.com. You can get hold of that also. There is one more thing, science is not a tricky part to prepare, because there is not a shortcut to complete this. You need to be exhaustive and a good reader to develop concepts in science. So basically idea is to develop scientific temperament. If you have scientific temperament, you will have logic and reasoning to analyze the question to find the most suitable answer out of it. So make a habit of reading scientific columns in the newspaper, and anything that is scientific in nature it come across, you must be reading that also. So this will be the whole strategy for the preparation. Largely rely on NCERT books, then you go for the magazines, then you go for any good guide available in the market for technology, and make use of these websites and other resources. So इन सभी रीडिंग मटेरियल के अलावा, इन सभी रिसोर्सेज के अलावा अब एक और समस्या है कि इन सभी चीजों की परीक्षा कैसे हो। हाउ टू जज योरसेल्फ दैट एट व्हाट लेवल ऑफ प्रिपरेशन यू हैव रीच्ड इन जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन देयर इज टू वेज। फर्स्ट, टू गो फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड। Go for 2011 onwards, because if you go behind that, then the questions are more factual, less conceptual, and you can get this entire question bank of the previous year on our website jagranjosh.com. Besides of this question paper, what you can get, there would be many model papers. तो कई तरह के मॉडल पेपर जो साइंस के सब्जेक्ट वार लगाए गए हैं, वो भी आप वहां पे प्राप्त कर सकते हैं। वहां पे जो क्विज प्लेटफॉर्म है, उस पे जाके आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी तैयारी के स्तर को माप सकते हैं। तो रिकमेंडेड बुक्स की अगर बात करें, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें 6 to 10th, वो आपका फर्स्ट लेवल ऑफ प्रिपरेशन होगा। दूसरी बात, एक किताब आती है CSIR बुक सीरीज की, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ये एक बहुत ही लूसिड लैंग्वेज में लिखा हुआ किताब है, जिसमें कई सारे वैज्ञानिक अवधारणा, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स और तकनीक को सिंपल तरीके से समझाया हुआ है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक बढ़िया गाइड आप ले सकते हैं जो आपको तकनीक के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में सहायता देगा। साथ ही साथ आप साइंस रिपोर्टर मैगजीन या विज्ञान प्रगति मैगजीन पे रिलाई कर सकते हैं। इन सब के अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, और वो रिसोर्सेज हैं न्यूज़पेपर, जैसे कि द हिंदू, दैनिक जागरण और इंडियन एक्सप्रेस। यहाँ पे साइंटिफिक कॉलम्स आते हैं, एंड देन यू कैन रीड दो साइंटिफिक कॉलम्स, यू कैन इंक्रीज योर नॉलेज बैंक बाय inputs coming from these newspaper. Then
Like I told you that magazine Science Reporter, Vigyan Pragati, there are various books published by NBT, National Book Trust, and then you can get a lot of information through these books also. So make a habit of buying this book and then read or flip through this book. That would be useful. There are many websites which could be useful to you, and one such website that we maintain is jagranjosh.com. There you can find a lot of important resources related to the entire preparation and general science and technology as well, right? So I hope this discussion will help you to prepare for general science and technology well. Thank you.